वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स के इस चैनल मैथमेटिक्स विद राज में स्वागत है। मैं आज आपके लिए क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 के जो तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में वो लेकर आया हूँ। और ये थोड़े क्वेश्चन वो हैं जो आपकी परीक्षा में हर सूरत में आते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए भी, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा अच्छा है। कई चीज़ों क्लियर होंगी तब जाकर आपको ये क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए तीनों क्वेश्चन को। तो ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों आपको इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या और रेशनल नंबर परिमेय संख्या, तो आपको पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर ये समझना होगा, और इरेशनल नंबर ये समझना होगा क्या है, इनका कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब तो प्रूव कर पाएंगे कि इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का हिंदी में मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट जानने के लिए इसकी परिभाषा समझना होगा कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ना लिखी हो तो लिख सकिए आप, ये मतलब है। ध्यान से सुनिए, P/Q के रूप में हो ये सही शब्द नहीं है। आप लोग जो परिभाषा आमतौर पर जानते हो, एक्चुअल में भाषा ये है कि P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां पर P और Q कोई भी पूर्णांक संख्याएं हों। I पूर्णांक संख्याओं के सेट को हम I रखते हैं, तो P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q 0 के इक्वल टू ना हो। तो ऐसी कोई भी संख्या जो पहले से P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो, अंश और हर, चूंकि 0 भी पूर्णांक है लेकिन हर 0 के इक्वल ना हो, अंश 0 के इक्वल हो सकता है, तो ये हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब आपके समझ में आ गया हो कि मैंने बोला कि P/Q के रूप में पहले ही हो या उसको उस रूप में बनाया जा सके। तो जैसे देखिए 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/10 भी लिख सकते हैं, 0/15 भी लिख सकते हैं, 0/7 भी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। इस प्रकार ये इक्वल 0 भी होगा, तो P/Q के रूप में है। P और Q, और जो Q है 0 के इक्वल नहीं है। P हो सकता है 0 के इक्वल सबसे पहले, तो इसलिए ध्यान रखिए 0 एक परिमेय संख्या। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने के बाद, एक ही एक परिमेय संख्या, क्योंकि एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, P/Q, Q 0 नहीं है। 2 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 6/3 भी लिख सकते हैं, ये 2 ही आएगा। तो इस प्रकार ये जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, चाहे 10 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे -8 हो, -8 को हम लिख सकते हैं -8/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है -8 भी। क्यों? कि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में, -8 को P/Q के रूप में हमने लिख दिया। अब Q 1 है, 0 नहीं है, तो ये सब क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या ये हुई, या आप बोल सकते हैं 3/7 ये भी परिमेय संख्या है, -5/8 ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सभी क्या है? P/Q के रूप में लिखी हैं। ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या है? 0 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या, -1 भी परिमेय संख्या है, 3/7 भी परिमेय संख्या, -8/13 भी परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है। ये तो इस रूप में लिखी है P/Q को। पर क्या बताइए, √4 परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि √4 इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। √4 की वैल्यू 2 आएगी, और 2 एक परिमेय संख्या है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए यदि ना लिखी हुई P/Q में तो हम लिख पाए, इसलिए मैंने परिभाषा बताया कि कोई भी संख्या या तो P/Q के रूप में हो या तो P/Q के रूप में बनाई जा सके। जैसे ये P/Q के रूप में नहीं है तो हम P/Q के रूप में बना लिए, इस प्रकार ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही √9 भी परिमेय संख्या है, इसको हम 3 लिख सकते हैं। √9 की वैल्यू 3 होती है, 3/1। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं सब जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में बनाई जा सके, वो परिमेय संख्या बोलते हैं। अब मैंने क्यों बोला कि बनाई जा सके? जैसे कोई बच्चा अगर से पूछा जाए कि बच्चे बताओ ये 1.5 परिमेय संख्या है कि नहीं, बोलेंगे, अधिकांश बोलेंगे नहीं। अरे है भाई परिमेय संख्या, क्योंकि इसको 15/10 लिख सकते हैं। 1.5 का मतलब होता है दशमलव के नीचे 1 लगाइए, दशमलव के नीचे 1 लगा दीजिए, यहाँ पर जितने इधर अंक उतने 0 लगा दीजिए, तो इस प्रकार ये 15/10 बन जाएगा। 15/10 एक परिमेय संख्या है,
और अब यहाँ से ये P अपान Q के रूप में हो चुकी है और इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई। तो जो संख्या ये संख्या P बटे Q के रूप में नहीं थी, जैसे आप कहते हैं कि भाई ये 1.5 इक्वल टू 1.5 बटे 1, ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि हमने बोला कि ये पूर्णांक होनी चाहिए, P बटे Q के रूप में हो और PQ पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये भी शर्त लगी थी। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, 1.5 पूर्णांक संख्या नहीं है, दशमलव संख्या है। लेकिन इसको हम इस रूप में बदल के, आप देखिए ये पूर्णांक ये पूर्णांक, तो ये इस रूप में बदलेंगे तो लगेगी कि परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि P बटे Q के रूप में लिखना पर्याप्त नहीं है, उसका शर्त का भी पालन होना चाहिए, अन्यथा तो सब परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये जो है, जैसे अभी आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए √3 या √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो ऐसे तो कोई लिख सकता है कि ये है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। जी नहीं, ये पूर्णांक होनी चाहिए। अभी इसको यदि पूर्णांक बना सकते हैं तो ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं बना पाएंगे तो अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, ये कॉन्सेप्ट पहले उसका डेफिनेशन पता हो तब ये पता चलता है कौन सी परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या। और इर्रेशनल नंबर, जो संख्याएं रेशनल नहीं होती, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं तो अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी जो संख्याएं P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जहां P और Q, तो जैसे √3, √2, √7, √5, ये सब जो हैं इर्रेशनल नंबर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर्स हैं, इतना ही फर्क नहीं है, आपकी बहुत चीजें इर्रेशनल नंबर्स के रूप में आएंगी आपको। तो ये इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर को अपरिमेय भी बोला जाता है, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसलिए हैं कि इनको आप इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, आप √5 बटे 1 तो लिख जाएंगे, लेकिन इसको पूर्णांक संख्या में नहीं बदल पाएंगे। इसको तो बदल लेते थे, √4 को आप √4 बटे 1 लिख देते थे और √4 की वैल्यू 2 और 2 बटे 1 हो जाती थी, तो √4 का मतलब 2 बटे 1 है। और इस प्रकार ये परिमेय संख्या के रूप में आ गई, लेकिन ये संख्या उस रूप में नहीं आ सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसको हम पहले वर्गमूल लेकर दशमलव में निकाल लें या फिर दशमलव, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो भी नहीं, क्योंकि ये जो दशमलव में बदलेगा, तो आप पिछली कक्षा 9th में पढ़े हैं कि अपुनरावृत्त दशमलव संख्या है अनंत तक जाने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर में आता है। अभी 10th में भी पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू दशमलव में तो आएगी, लेकिन इस तरह के दशमलव में नहीं आएगी कि उसका खत्म हो जाए। जैसे ये 1.25 है, ये आगे जाकर खत्म होगी, 2.5 के आगे कोई अंक नहीं, ये भी परिमेय संख्या है, 125 बटे 100 लिख देंगे, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये जब दशमलव में खोलेंगे तो ये 2.23705 इस तरह कुछ आता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो जब खत्म ही नहीं होगा तो कैसे इसको, अब आगे पता ही नहीं तो कैसे इसको करेंगे। जैसे मान लो कि इतना पता होता कि अगर इतना ही हर इसकी वैल्यू होगी, तो आप लिख देते 223 बटे 100 दशमलव के नीचे 1, ऐसा। आप फिर कह देते कि भाई हाँ, ये अगर इसकी वैल्यू इतना होती तब मैं बोल रहा हूँ, ये होती नहीं है, इसकी वैल्यू इस तरह की होती, कभी खत्म ही नहीं होती है। दशमलव के बाद कभी न खत्म होने वाले अंकों की संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होती हैं, ये ध्यान रखने की होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो हम देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है आपको, अपरिमेय संख्या। तो आपको जो परीक्षा में जैसा लिखना है मैं एकदम वैसे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके पहले जरा ये देखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए 15/10 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है। स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब जब ऊपर नीचे से कटना पिटना बंद हो, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तो है 15/10 P अपान Q के रूप में है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन है तो उसको काट दीजिए उस कॉमन को। तो ये 3 × 5 = 15, 5 से ये भी है, 2 × 5 = 10, ये 3 यहाँ से 5 कट गया, यहाँ से भी 5 हट गया, काटा पीटी से ये 3/2 हो गए। अब इनमें कुछ कॉमन, इसमें 3 × 5 था, इसको हम लिख सकते थे क्या 3 × 5, इसको 2 × 5, तो 5 5 कट गया, बचा 3 और 2। अब इसमें कुछ कॉमन है इसलिए कटेगा नहीं। तो हम ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों सेम है, इक्वल है, बट इसको हम बोलते हैं कि परिमेय संख्या स्मॉलेस्ट फॉर्म, न्यूनतम रूप में नहीं है। वही परिमेय संख्या से जब अंश और हर से जो काट सकता है वो हमने काट के बाहर कर दिया, तो उसी को हम बोल देते हैं कि स्मॉलेस्ट रूप में है। तो
तो कहने का मतलब क्या है, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि परिमेय संख्या चाहे जो हो, या तो वो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में होती, न्यूनतम रूप में होती है, या उसको उसके न्यूनतम रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए 4/7 ये न्यूनतम रूप में, इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन 4/, यदि 9 ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं आप, मतलब इसको आप ज़्यादा काटपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ऐसा हो कि 9/12 हो, तो अभी स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये 3 × 3 है और ये 3 × 4 है, 3 ऊपर से कट गया तो 3/4 बचा। अब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, न्यूनतम रूप। ये परिमेय संख्या है और उसी की वैल्यू ये है, ये भी परिमेय है। पर ये 9/12 जो परिमेय संख्या है, 3/4 इक्वल है दोनों, पर ये न्यूनतम रूप में नहीं है और ये न्यूनतम रूप में। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परिमेय संख्या हमेशा अपने न्यूनतम रूप में लिखी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर काम आने वाली, इसलिए मैंने बताया। तो ये परिमेय संख्या आपको दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है एक्चुअल में कि नहीं है। तो अभी आपको ये देखना है कि हाँ भैया ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम जरा थोड़ा उल्टा मान के चलते हैं कि मान लेते हैं लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक परिमेय, ऐसा आपको सोल्यूशन करना है, रेशनल नंबर है। आज हम मान लेते हैं कि लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। एक कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज कर रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं कि नहीं, यदि ये परिमेय है, अपरिमेय है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो फिर रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये √5 जो है, देखिए दो ही चीजें है, √5 यदि एक अपरिमेय इर्रेशनल नंबर है तो बहुत अच्छा, वही तो प्रूव करना है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि ये परिमेय संख्या नहीं तो फिर क्या होगी, दो ही प्रकार की संख्या है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तीसरी प्रकार की संख्या नहीं होती है। तो ये मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो जब हम ये मान रहे हैं तो ये कुछ गलत है, अगर ये परिमेय संख्या निकल गई प्रूफ करते करते तब तो फिर ये गलत है। लेकिन यदि ये गलत निकल गया तो फिर ये सही है, क्योंकि दो ही प्रकार की संख्याएं होती है। भाई देखो, यदि आप कहते हो कि आप परीक्षा में, सॉरी, यदि आप कहते हो कि यदि आप कहते हो कि कोई चीज में दो ही ऑप्शन देते हो, तो या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा, है ना। यदि जैसे कोई कहे कि यदि हम एक संख्या को 7 P/Q, कोई भी संख्या है वो पान या तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है तो परिमेय संख्या होगी, नहीं लिखी जा सकती है तो अपरिमेय संख्या होगी। यही है, क्योंकि दूसरा तीसरा तो विकल्प नहीं होता, संख्या या तो रेशनल होती है इरेशनल होते हैं। तो हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब यदि परिमेय संख्या है तो बाय डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर हम ये कह सकते हैं कि √5 कैन ऑलवेज बी रिटन एज P/Q। ये √5 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। P/Q पूर्णांक संख्याएं हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब ये P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। और फिर से मान लेते हैं इफ P/Q इज नॉट इन स्मॉलेस्ट फॉर्म, P/Q जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इज नॉट इन स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब इनमें कुछ कॉमन है P/Q में, तो उसको हटा देते हैं, इज नॉट इन स्मॉलेस्ट फॉर्म। देन सपोज P/Q इज इक्वल टू R/S। इसको छोटा कर देंगे, जैसे मैंने बोला ना कि 9/12 को हमने क्या कर दिया था, इक्वल टू 3/4 आ गया था। फिर R/S, जहाँ R/S जो है, R/S इज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ P/Q, फॉर्म ऑफ P/Q। ध्यान रखने की जरूरत है, हमने बताया ना, जैसे P/Q ये है, लेकिन ये इक्वल इसके है R/S के, बट ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो R/S, यदि स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं, मतलब यहाँ तो कुछ कॉमन है, उसको काट के निकाल देंगे तो R/S के रूप में बन जाएगी। तो वहां लिखा है कि R/S इज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ P/Q। देयरफॉर
5 इज इक्वल टू आर अपॉन एस। क्यों आर अपॉन एस? क्योंकि पी अपॉन क्यू के इक्वल आर अपॉन एस है, तो यहाँ पर हमने आर अपॉन एस लिख दिया, ये नंबर है। आप देखिएगा, ध्यान में ये रखना है कि यहाँ आर अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में मतलब आर और एस में कुछ कॉमन नहीं, जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, ये 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर तो 3 कॉमन था, दोनों में निकाल दिया, लेकिन अब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुका है क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में हमने पहले माना, और यदि स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो फिर इफ दिस इज नॉट इन स्मॉलेस्ट फॉर्म, तो सपोज कर लीजिए कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस और अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में। यदि ये ऑटोमेटिक स्मॉलेस्ट फॉर्म में है तो फिर यहीं काम चल जाएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप सीधे यहाँ से कर सकते थे या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखकर ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, दोनों अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। आइए दोनों साइड वर्ग कर रहे हैं ना, तो ये आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया आप, तो ये आया 5 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब 5 को इधर गुणा कर दिया तो 5 एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बटे 5। 5 को इधर भाग दे दीजिए, पहले इधर एस को ले गए, अब 5 को, ये जो 5 जो है इसको इधर भाग कर देंगे तो ये गुणा है, इधर गुणा का चिन्ह होता है ये, तो इधर ये भाग हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आर ये एस स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हमने बताया कि आर और एस पूर्णांक है। यहाँ ये आर और एस पूर्णांक होते हैं, पी अपॉन क्यू का छोटा रूप है, तो ये भी जैसे ये छोटा रूप 3/4 ये पूर्णांक है, तो ऐसे आर और एस भी पूर्णांक संख्याएं हैं। ये पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये पूर्णांक संख्या एस, तो एस स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, मतलब आर स्क्वायर को 5 से भाग दे रहे हैं तो एक पूर्णांक संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। आर स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है, विभाजित हो जाता है। यदि आर स्क्वायर को 5 से डिवाइड, देखो हम कब बोलेंगे कि 27 3 से विभाजित है, जब एक पूर्णांक संख्या जाए भाग देने पर, शेषफल ना आए। हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि ये विभाजित है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या आएगी नहीं। 24 भी 3 से विभाजित है, क्यों? क्योंकि एक इधर पूर्णांक संख्या आ गई, इसमें नहीं आएगी पूर्णांक संख्या, ये दशमलव में आएगी इसका वैल्यू। तो ये जो है एस एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए एस स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। कोई भी पूर्णांक संख्या मान लो 4 है तो उसका वर्ग भी 4 पूर्णांक आएगा, ये आप समझ रहे होंगे। तो एस स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक। अब ये पूर्णांक है तो आर स्क्वायर बटे 5 की वैल्यू एक पूर्णांक संख्या आ रही है, मतलब आर स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए आर भी 5 से विभाजित होगा। देयरफॉर आर इज आल्सो डिविजिबल, आर भी 5 से विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। आर भी 5 से विभाजित हो जाएगा, और जब आर 5 से विभाजित हो जाएगा हम लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 5 के। कोई भी संख्या 5 से विभाजित, जैसे 24 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 3 से विभाजित 3 इंटू 8 3 के हम लिख सकते हैं। तो आर जो है 5 से विभाजित है, इसलिए आर को हम 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। आर इक्वल टू 5 इंटू कुछ और आएगा, 5 से विभाजित है मतलब 5 का एक गुणनखंड होगा, तो आर इक्वल टू 5 इंटू के। अब ये जो चीज है हम यहाँ पर इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, ये वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर के स्थान पर 5 के का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 5 एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कीजिए, देखिए आर के स्थान पर हमने सिर्फ 5 के लिख दिया है, ये वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये 5 के स्थान पर 25 आ जाएगा 5 का वर्ग, और ये के स्क्वायर। अब ये फिर 5 को भाग दे दीजिए, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, अब देखिए ये 25 के स्क्वायर बटे 5, इसका मतलब है कि ये 5 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, इसका क्या मतलब निकला कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। इसका मतलब है कि एस स्क्वायर का गुणनखंड है एक 5 है, इसका मतलब है कि एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एस स्क्वायर 5 डिविजिबल है, इसका मतलब एस इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो मतलब क्या है कि एस भी 5 से डिवाइड है और आर भी 5 से डिवाइड है, एस भी 5 से डिवाइड है, और यहाँ से पता चला कि आर भी 5 से डिवाइड है। तो आर में भी 5 का फैक्टर है, एस में भी, जबकि हमने यहाँ क्या मान लिया था कि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है,
आर और एस स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब आर और एस में कुछ भी कॉमन नहीं, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। बट यहाँ पर क्या निकल रहा है, आप देखिए कि एस इज डिविजिबल बाई 5, मतलब एस जो है 5 से डिवाइड है, मतलब एस में 5, एस का एक फैक्टर 5 है और आर भी 5 से डिवाइड है, इसका मतलब आर भी 5 आर का भी फैक्टर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर दोनों में को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ आर एंड एस। अब आर एंड एस यदि कॉमन फैक्टर है तो आप कह सकते हैं कि which is कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन ये विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन दैट आर अपॉन एस इज इन स्मॉलेस्ट फॉर्म। हमने जो उधर लिया था कि आर अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ ये गलत निकल गया कि नहीं, आर अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 5 उनका कॉमन फैक्टर है। तो इस प्रकार ये गलती क्यों आ रही है, क्योंकि हमने मान लिया कि ये जो है परिमेय संख्या है। therefore we can say that therefore this error is coming because we have assumed that this, therefore this error is coming, ये error है, contradiction आ रहा है, this contradiction is coming because we have assumed that under root 5 is rational number, तो रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम गलत माने तो गलत निकला, और इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा जो हमने वो गलत माना कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, हमने गलत माना, तभी तो ये अंत में चीज़ें गलत निकल रही हैं कि एक बार हम कहते हैं कि आर अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में है और अंत में निकलता है कि नहीं आर अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम ऊपर मानते हैं कि आर अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है आर अपॉन एस, और यहाँ देख रहे हैं कि आर अपॉन एस में आर और एस में कॉमन फैक्टर 5 है, नहीं वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि आर अपॉन एस स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया कि हमने इसको मान लिया रेशनल नंबर है, और इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है, और जब आपने उसको प्रूव कर दिया तो ये भी बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपको ये दिखाना होगा, पहले ये क्वेश्चन को दिखाने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि अंडर रूट 5 फर्स्ट भी प्रूव, सबसे पहले हम इसे करेंगे कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करेंगे, और फिर किसी भी इरेशनल नंबर में किसी भी संख्या का गुणा या किसी भी संख्या का एडिशन करने पर भी वो हमेशा इरेशनल नंबर होती है, ये हम बता देंगे, और इस प्रकार ये प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान हो गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन को जरा कीजिएगा, यदि कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान हो चुके हैं, आपको एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है। ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक हमने बताया, यदि ये सब समझ में आ गया है तो ये फिर क्वेश्चन बड़े आराम से आपका हो जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो तक।